हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के सेशन में हम क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन और ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। यदि आप इन सभी है ना जो सवालों को अच्छे से कर पाते हो, जितने इसके है ना गुणधर्म है, जितने इसके है ना आपके पास कहा जाए तो कॉन्सेप्ट है, यदि इसको आप पकड़ पाते तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये मान लो कि यदि आप कंप्लीटली पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि आप हर एक सवाल को, चाहे कितना ही जटिल क्यों सवाल न बना ले, आप हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो आज का पहला सवाल आज शुरुआत करते हैं बेहतरीन सवाल के साथ। देखिएगा, बहुत ही गजब का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले सवाल को अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करना है। ध्यान समझना क्या बोला गया है, सही कथन का चयन करना है आपको। हमारे पास पहला प्रश्न ये है कि सही कथन चुनने के लिए बोला गया है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इन 3 स्टेटमेंट में है ना कुछ तो सही होगा, कुछ गलत भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, यदि कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो विपरीत भुजाओं के युग्मों का योग बराबर होता है, बोला गया है ना। विपरीत भुजाओं के युग्मों का योग क्या होता है, बराबर होता है, ये बोला गया है। अब हम एक चीज तो समझ गए, यदि कोई चतुर्भुज वृत्त के चारों है ना, मतलब वृत्त के चारों मान लो भुजा को मान लो क्या करता है, स्पर्श करता है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमको मिल गया, ध्यान समझना, एक चतुर्भुज है इस प्रकार से है ना, और चतुर्भुज के चारों कोई ना कोई शीर्ष ऐसे होंगे जो है ना वृत्त पर क्या होते हैं, होंगे स्पर्श होंगे इस प्रकार से। मानते हो भाई? ध्यान समझना, ये ए बी सी और ये है ना, एक मिनट, ये भी होगा, ये सी होगा, ठीक है। ए बी सी और ये हो गया क्या हमारे पास डी। ध्यान समझना दोस्तों। अब क्या बोला गया, यदि कोई वृत्त किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है ना, भुजाओं को बोला गया है क्या, है ना, शीर्षों को नहीं। यदि कोई वृत्त किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं को, ये गलत है, ऐसा नहीं बनेगा है ना, ये चक्री चतुर्भुज नहीं है, बल्कि हम कहेंगे एक चतुर्भुज के अंदर हम क्या करेंगे, एक सर्कल का निर्माण करेंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान समझना, कुछ इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे ऐसे, इस प्रकार से। क्या कर रहा है यहाँ पर, एक वृत्त जो है चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ध्यान समझना है ना। तो बोला गया है तो भुजाओं को स्पर्श करता है तो विपरीत भुजाओं के युग्मों का योग हमेशा क्या बराबर होता है। विपरीत भुजाओं के युग्मों का योग मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, A और D का जो योग होगा AD प्लस उसी प्रकार BC बराबर होगा क्या आपके पास AB प्लस भुजा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर DC या CD भी हम बोल सकते हैं। तो ये वाला कथन हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम करेक्ट होता है। यदि मैं ये कहूं कि एक चतुर्भुज के अंदर मैं एक सर्कल बना दूं और वो सर्कल चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो हमेशा याद रखना विपरीत भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे AB और DC की लंबाई को ऐड करते हैं, उसी प्रकार AD और BC की लंबाई को ऐड करने पर दोनों अपने जो योगफल प्राप्त होता है, भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर चक्री चतुर्भुजों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है। अब चक्री चतुर्भुज हम किस प्रकार के चतुर्भुज कहते हैं भाई, ऐसे चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर बने होते हैं। इस प्रकार के चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर बने होंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज। और बोला गया है चक्री चतुर्भुज के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है, किसी भी युग्म का, है ना। तो हम कहेंगे किसी भी युग्म का यदि बात करें तो यदि हमको पता है कि भाई चक्री चतुर्भुज में इतना जानते हैं कि आमने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यदि मैं कहूं A B C और D इसकी स्पर्श बिंदु है तो मैं कहूंगा कोण A प्लस कोण C कोण का सम किसके बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार D और B की बात करें तो कोण D प्लस कोण B का सम भी कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो हमारे पास दूसरा वाला जो कथन होगा ये भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वृत्त के दीर्घ खंड में बना कोण विषम होता है। विषम मतलब यहाँ पर बोला गया है अधिक कोण की बात चल रहा है, यहाँ पर अधिक होता है या अधिक कोण बोल सकते हैं। और लघु
खंड में बना कोण न्यून कोण होता है। अब यदि मैं सर्कल बना दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यदि मैं सर्कल का डिजाइन करूं, है ना, और इसमें एक जीवा डाल दिया जाए, मान लेते हैं जीवा हमने खींच दिया, ये ए और बी मैंने क्या कर दिया, जीवा खींच दिया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, तो मैं कहूंगा जीवा के जो ज्यादा वाला हिस्सा होगा, ज्यादा हिस्सा वाला ऊपर वाला है, तो ये होगा हमारे पास क्या, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और यदि हमारे पास जीवा ए बी है तो जीवा के छोटे वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जो जीवा होता है, जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में कहीं पर भी आप कोण बनाओ इस प्रकार से, है ना, कहीं पर भी आप कोण बनाओ, यदि यहाँ पर थीटा कोण, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, जो थीटा का मान होगा हमेशा न्यून कोण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा न्यून कोण होता है। और यदि मान लो यहाँ पर मैं कोई कोण बनाऊं, कहां पर, लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड में कहीं पर भी कोण बनाओ थीटा, तो इस थीटा का जो मान होगा हमेशा अधिक कोण होता है। एक चीज आपको, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा अधिक कोण होता है। यहां पर बोला गया है कि दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण अधिक कोण है मेरे प्यारे दोस्तों। दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण कैसा है, न्यून कोण है, जबकि लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण अधिक होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि यहाँ पर हमारे दो स्टेटमेंट सही हुए, तो हम कहेंगे पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई सबको समझ में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल ध्यान समझना। मान लीजिए एबीसीडी एक आयत है, भाई एक आयत निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से। आयत हमको पता है ना, हमने क्या बना लिया, एक आयत है एबीसीडी, एक क्या है, आयत है। चलो ठीक है, ए बी सी और डी क्या है, हमारे पास आयत है। ध्यान समझना, मान लीजिए पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है ना। ए बी के, है ना, ए बी के मध्य बिंदु क्या है, पी है बोला गया है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई ए बी के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास है बीसी, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, चलो क्यू मान लेते हैं। उसी प्रकार सीडी के मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, आर है। और उसी प्रकार एडी या डी के मध्य बिंदु क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, एस हो गया। आए भी सबको समझ में, ध्यान समझना, के मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, तो अंदर में जो चतुर्भुज बना होगा, है ना, यदि मैं पी को एस से, एस को आर से, पी को क्यू से और क्यू को इस प्रकार से मैं आर से मिला दूंगा, तो इस प्रकार से अंदर में जो चतुर्भुज बनता है हमेशा समानांतर चतुर्भुज बनता है। किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बनता है, ये सबको पता होनी चाहिए। किस प्रकार के चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब हम कहेंगे, ठीक है, आयत लेकिन वर्ग होना आवश्यक नहीं है। अब मैं कहूंगा कि समांतर चतुर्भुज यहां पर बोला गया है, कौन सा कथन सही है बोला गया है ना, नहीं एक मिनट, अंदर में जो बनेगा समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा, बल्कि किस क्या बन जाएगा, ध्यान समझेंगे। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये सभी 90 डिग्री के हैं, तो इसके जो आपके पास जो ये बनेगा, क्या बनेगा आपके पास इस प्रकार से, ये एंगल बाइसेक्टर तो नहीं बनने वाला भाई, क्योंकि अलग अलग एंगल है ना, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि भुजाएं ये भले 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, अब मिड पॉइंट से मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये अलग अलग कोण पर क्या कर रहा है, क्योंकि लेंथ अलग अलग है, तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करेगा ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा समानांतर चतुर्भुज बनेगा, इतना तो पता है हमको, क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। अब बोला गया वर्ग, तो वर्ग होना एकदम आवश्यक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। आयत लेकिन वर्ग होना आवश्यक नहीं है, अंदर में आयत तो नहीं बनेगा, है ना, तो हम ये बोलेंगे कि ये भी क्या बोला गया है, एक आयत है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। सम चतुर्भुज लेकिन वर्ग होना आवश्यक नहीं है, सम चतुर्भुज इसलिए नहीं बनेगा, नहीं अंदर में बना हुआ समानांतर में बन सकता है, एक मिनट, है ना, ये समानांतर नहीं बनेगा, ठीक है, ये समानांतर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, ये तो सम बनेगा ना। सम क्यों बनेगा, सम बनने का कारण ये है कि भाई मान लेते हैं ये आपके पास ए से पी तक का लेंथ ए होगा, तो भाई आप कहोगे पी से बी तक का भी लेंथ कितना होगा, ए होगा। उसी प्रकार डी से आर तक का भी लेंथ कितना होगा, ए होगा, और आर से सी तक का लेंथ भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है।
उसी प्रकार यदि मान लेते हैं ए से बी होगा तो एस से डी भी क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये मिड पॉइंट है आपके पास। उसी प्रकार ये बी होगा तो मैं कहूंगा ये वाला पार्ट भी बी होगा। अब देखो ए बी द्वारा जो निर्धारित होगा रेखा, उसी प्रकार यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी और यहाँ पर भी ए बी, मतलब अंदर में जो आकृति बनेगा उसका हम एक चीज तो समझ गए कि लेंथ हमेशा क्या होगा, एक जैसे होगा। उसके भुजा का माप क्या होगा, एक जैसे होगा। और यदि भुजा का माप एक जैसे है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस प्रकार के जो चतुर्भुज बनेगा उसको हम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर बोलेंगे कि भाई सम चतुर्भुज लेकिन वर्ग होना आवश्यक नहीं है। ये हमारे पास ये एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में बना हुआ आकृति किस प्रकार का आकृति बन गया, सम चतुर्भुज बन गया। और हमको पता है कि एक वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या डिफरेंट होता है, तो हम कहेंगे इसके प्रत्येक भुजा, ये सम चतुर्भुज हमारे पास, तो सम चतुर्भुज के प्रत्येक माप ए भाग एक भुजा का है। तो एक वर्ग जो होगा इसके भी प्रत्येक भुजा का माप कितने का होगा, तो आप कहोगे ए सेंटीमीटर का मान लेते हैं। लेकिन अंतर कहां पर आ जाता, तो अंतर सिर्फ इतना होगा, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आवश्यक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ग को हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल सकते। तो इस कारण से समचतुर्भुज तो होना आवश्यक है लेकिन वर्ग होना आवश्यक नहीं है। तो इस कारण से ये हमारा करेक्ट सही ऑप्शन होगा। समानांतर चतुर्भुज है, नहीं है भाई, समानांतर नहीं बल्कि क्या है, समचतुर्भुज, तो इसलिए डी भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो हमारे पास जो सी वाला जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना है, क्लियर होकर है ना, बिल्कुल डाउट नहीं होने चाहिए, कंटिन्यू देखते रहिएगा। एक एक थ्योरम को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यदि कंप्लीटली वीडियो आप देख लेते हो है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में कहीं भी परेशानी होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, है ना। और सवाल से पहले है ना, आप लोगों के लिए विशेष सूचना यह है कि हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी में सीजी मैपोलॉजी एंड्रॉइड ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स मिल जाएगा, है ना, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का न्यू पैटर्न पर आधारित कंप्लीटली आपको क्लास चाहिए तो ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त फिलहाल अभी बंदूक निरीक्षक एग्जाम सामने है, तो यदि आप संपूर्ण कोर्स परचेज करना चाहते हो जिसमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, नए पैटर्न पर तो आधारित रहेगा ही, साथ में डिटेल डेटा के साथ, तो ये मात्र 749 रुपए की प्राइस पर आपको मिलेगा। और साथ में हमारे सीजी मैपोलॉजी एंड्रॉइड चैनल द्वारा है ना, मंडी उप निरीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिया गया है, जिसमें टोटल जितने भी हम सवाल कराएंगे, जितने भी टेस्ट होगा वो न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा वर्तमान समय में व्यापम द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टोटल 10 टेस्ट देखने को मिलेगा और 3 ऐसे टेस्ट होंगे जो फुल लेंथ का भी होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, हम महत्वपूर्ण सवालों की ओर बढ़ते हैं। ध्यान समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। ध्यान समझना, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यह है कि एक नियमित बहुभुज मौजूद है जिसका बाह्य कोण 70 डिग्री है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सही में ऐसा कोई पॉलीगन है, क्या सही में ऐसा बहुभुज है जिसका कोई बाह्य कोण 70 डिग्री का होता है? तो आप कहोगे, मान लेते हैं ऐसा कोई नियमित रेगुलर पॉलीगन है ना, यदि होगा तो उसका मान लेते हैं मान होगा एन भुजा वाला होगा। मैंने मान लिया अपने हिसाब से, मैंने ये मान लिया कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अभी तो मुझे नहीं पता है ना, लेकिन मैंने मान लिया ऐसा कोई है ना चतुर्भुज पॉलीगन हो सकता है जिसके भुजा का माप मैंने एन मान लिया। अब मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्तों, बाह्य कोण है ना, पॉलीगन में बाह्य कोण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि बहुभुज के यदि मान लो बहुभुज के मुझे बाह्य कोण ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। क्लियर है? एन क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। अब मान लो मुझे बाह्य कोण दे रखा है, और बाह्य कोण कितना दे रखा है, तो आप कहोगे बाह्य कोण का मान तो यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 360 तो रखना ही है, मुझे तो एन का मान चाहिए ना, तो मैंने कहा एन ऐसे रख सकता हूँ। आगे जब मैं इसको हल करूंगा तो आप कहोगे एन बराबर, भाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ 360 बटे कितना 70 रख सकता हूँ। तो आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कट नहीं रहा है दोस्तों, है ना, क्योंकि कटना जरूरी है, अप्रोक्सीमेट का नहीं है। यदि मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूं तो 7 पंचे 35
दशमलव 1 बज गया, 7 एकम 7 बज गया हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो भुजाओं की संख्या 5.14 ऐसा नहीं होता है, कोई चना मुर्रा नहीं है ना, कि 1 बढ़ गया 2 बढ़ गया ऐसा, है ना। भुजा मतलब एकदम फिक्स होता है, 5 भुजा मतलब 5 भुजा, 6 भुजा मतलब 6 भुजा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कोई नियमित बहुभुज नहीं है जिसका बाह्य कोण 70 डिग्री हो। यदि फिक्स आ जाता तो मैं मान लेता कि भाई ये बहुभुज है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फिर दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया है कि n जो है या तो आपके पास ग्रेटर देन हो सकता है 5 से, है ना भाई, 5 से बड़ा हो सकता है, या मैंने कहा कि 5 के बराबर भी हो सकता है ना। तो n भुजाओं वाले किसी भी नियमित बहुभुज का बाह्य कोण न्यून कोण होता है बोला गया है। तो मैंने मान लिया कि मान लेता हूं कि n की जो वैल्यू, मैंने कहा कि दो कंडीशन दिया गया है, n ग्रेटर देन है 5 से, या तो n की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर हो सकता है 5 के। यही बात है। अब मैंने कहा यदि मान लेते हैं कि 5 से बड़ा है n का मान, तो मैंने कहा n का मान क्यों ना मैं अपने हिसाब से 6 मान लूं, क्योंकि भाई 5 से बड़ा होता है 6। अब हमको बाह्य कोण ज्ञात करने का फार्मूला पता है, क्या होता है भाई, तो आप कहोगे 360 डिग्री बटे क्या होता है, n। अब n का पहले मान मैं 6 रख कर देखता हूं, तो आप कहोगे 360, n का मान 6, भाग देने पर 6 6 36 कितना आ गया, 60 डिग्री। एक बार फिर मैं 360 को भाग देकर देखता हूं 5 से, तो 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। अब हमको जो डिग्री मिला है एक तो 60 डिग्री, 72 डिग्री, जैसे जैसे मैं मान लो भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाऊंगा, है ना, कोण का बाह्य कोण का मान वैसे वैसे छोटा होते जाएगा। तो मैंने एक चीज देखा कि 60 डिग्री और 72 डिग्री आया है, ये क्या मेरे लिए न्यून कोण है। तो हमारे पास थीटा का जो मान यदि मान लेते हैं 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो भाई मेरे पास जो 60 डिग्री का हूं, या मैं कह सकता हूं 72 डिग्री, ये दोनों जो है मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री से कम है। अतः मैं कह सकता हूं ऐसा पॉलीगन जिसके भुजाओं की संख्या या तो 5 हो या 5 से अधिक हो, बाह्य कोण का मान जो बनेगा वो हमेशा न्यून कोण बनेगा। और इस आधार पर हम कहेंगे कि दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया भी समझ में? तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। आगे समझ में क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल फिर, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है बोला गया है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD के समानांतर है। AB जो है किसके समानांतर है बोला गया है, CD के। ठीक है, मान लीजिए M BC का मध्य बिंदु है। M किसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। अब बोला गया है कि भाई समलंब चतुर्भुज भी है और AB जो है CD के बराबर भी है। तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, मैं सिंपल यहाँ पर लिख दिया, ये इस प्रकार से मैं बना लिया। ये मैंने इस प्रकार से बनाया क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि भाई मान लेते हैं ये AB और ये हमारे पास CD है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज बनना तय है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए M BC का मध्य बिंदु है। M जो होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा। BC ये टोटल है तो इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मान लिया M। क्लियर है भाई? इतना आगे सबको समझ में? ABCD मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, समलंब चतुर्भुज ही सही। और BC जो होता है ये मध्य बिंदु क्या है, M। अब समलंब चतुर्भुज कई लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा होता, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। समलंब चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, एक भुजा लंबा हो जाता है तो हमको इस प्रकार से चतुर्भुज देखने को मिलता है। इसको भी हम समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब बोला गया है पहला स्टेटमेंट, ध्यान समझना, त्रिभुज ADM तो ADM की यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार से मुझे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये त्रिभुज ADM, तो मैंने कहा कि ये जो त्रिभुज बना है इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ये हमारे पास त्रिभुज क्या है, ADM है। ठीक है, क्या है, ADM। फिर बोला गया है प्लस त्रिभुज DCM, त्रिभुज DCM, ये वाला जो त्रिभुज होगा ये हमारे लिए क्या होगा, DCM होगा। ठीक है, का योग जो होगा वो समलंब चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के 3/4 के बराबर है, यदि AB और CD आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना, बराबर हो। ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा ही गड़बड़ है। क्लियर है? आगे समझ में? तो मैंने एक चीज कहा, यदि मैं कहूं आपसे कि भाई मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया गया है कि एक तो ADM, ध्यान समझना, ADM त्रिभुज ADM प्लस त्रिभुज क्या है हमारे पास, त्रिभुज DCM का जो क्षेत्रफल है ये 3/4 है बोला गया है किसका,
चतुर्भुज हमारे पास ए बी सी डी का ये स्टेटमेंट आया है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है। यदि मैं मान लो यहाँ पर एक लंब डाल दूं इस प्रकार से, है ना, मान लेते हैं ए बी भुजा की लंबाई ए माप का होगा, तो आप कहोगे कि ए बी और सी डी बराबर है भाई, तो ए बी के यदि ए माप का होगा तो आप कहोगे सी डी का माप भी ए माप का होगा। मैंने टोटल माप मान लिया इसका बी से सी तक का टोटल, तो भाई ये बी से एम तक बीच वाला भाग है तो b/2 होगा और नीचे वाला भी b/2 होगा। लेकिन मैं कहूंगा ए और डी तो टोटल ये b भाग ही होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान समझना, यदि मेरे पास हाइट डल गया, ध्यान समझना, हाइट डल गया तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि यदि मैं सबसे पहले त्रिभुज किसकी बात करूं, त्रिभुज एडीएम की बात करूं, त्रिभुज एडीएम में हाइट है और हाइट किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे इसका जो लेंथ होगा वो डीसी के लेंथ के बराबर होगा मानते हो। तो मैंने कहा यदि हाइट है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू क्या हो जाता है, तो आप कहोगे बेस इंटू हाइट हो जाता है, प्लस ये भी आपके पास त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक हाइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही हाइट है ना, या यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहोगे 1/2 डीसीएम में क्या होगा, एक होगा हमारे पास बेस इंटू क्या लिख देंगे हम हाइट बराबर चतुर्भुज की बात करें, है ना, तो उसको तो हम बाद में डील करेंगे, पहले इतना आता है कि नहीं आता है वो हम चेक कर लेते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। तो मैंने कहा अब 1/2 इसका बेस क्या है, तो मैंने कहा 1/2 है ना भाई। त्रिभुज एडीएम का बेस क्या होगा, तो आप कहोगे आधार तो बी होगा, तो मैंने लिख दिया गुणा कितना कर दिया बी, गुणा इसका हाइट क्या होगा, तो हाइट भाई मेरे पास ये है, और जो बी एम का मान है या मैं कहूंगा हाइट जो है मेरे पास सी डी के बराबर होगा, मतलब ए के बराबर होगा, प्लस उसी प्रकार फिर से यहाँ पर 1/2 हाइट कितना होगा, तो इसका हाइट तो ये है भाई सी डी, और सी डी का माप कितना, बेस कितना होगा, तो आप कहोगे अब इसका जो बेस होगा हमारे पास ट्राइंगल डीएमसी की यदि बात करें तो इसका बेस कितना होगा b/2, तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले b/2 और हाइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों a के बराबर। अब ध्यान समझना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हल करने पर 1/2 AB मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा AB बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यदि इन दोनों का एलसीएम निकाला जाए, 2 और 4 का एलसीएम, तो आप कहोगे भाई 4 होगा, ठीक है। 2 का भाग 4 में दिया जाएगा, 2 का बार जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 AB, प्लस का चिन्ह है प्लस, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा AB के साथ करेंगे तो AB हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 2AB प्लस AB को जोड़ने पर 3AB हो जाता है बटे कितना 4। क्लियर है। अब मैं बात करूं समलंब चतुर्भुज के, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे पास, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बटे क्या होता है ऊंचाई, यही होता। अब इसके समानांतर भुजा कौन कौन से होंगे, तो भाई ये आपके पास क्या है समानांतर भुजा है ए बी और डीसी, तो इसका माप क्या है, तो मैं कहूंगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस ए गुणित, और हाइट कितना होगा, है ना, क्योंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई आपके पास किसके बराबर होगा, वो भी हमारे पास b के बराबर होगा। भाई इसका ऊंचाई क्या है हमारे पास b के बराबर, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर गुणा, तो आगे आप देखोगे a और a कितना हो गया, तो मैंने कहा 2a गुणित b बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया ab आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि 3ab जो होगा ab का कौन सा हिस्सा, तो मैंने कहा 3/4 हिस्सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करूं त्रिभुज डीसीएम का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधे से हमेशा अधिक होगा। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इतना आपको करना नहीं है, मैं एकदम सिंपल बता देता हूं, है ना, सिंपल की ओर मैं चलता हूं ताकि आपको इतना झंझट वाला काम तो ना करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। अब ध्यान समझना, यदि मैं एकदम सिंपल शब्दों में बताना चाहूँ, ये मेरे पास एक चतुर्भुज है, ध्यान समझना। मैं स्टेटमेंट में भी क्वाड्रिलेटरल में बताया था, ये मान लेता हूँ ए बी सी और डी है, ध्यान समझना मेरी बात को, बस उसके बाद तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो इसके कहीं भी एक बिंदु हो, कहीं पर भी, है ना, आप चाहे तो यहाँ पर या कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर सवाल में मिड पॉइंट बोला गया, इसलिए मिड पॉइंट पर मैंने क्या खींच दिया, एम खींच दिया। अब मान लो ए को एम से और एम को डी से इस प्रकार से मिला दिया जाए, तो ये जो पूरा क्षेत्र बनेगा ये वाला, ये पूरे चतुर्भुज का कितना होगा, तो मैं कहूंगा आधा हिस्सा होगा। कितना होगा, आधा हिस्सा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये आधा हिस्सा है, और ये कितना होगा, तो ये दोनों मिलकर भी कितना होगा, आधा हिस्सा होगा।
कितना होगा, आधा। यदि ये आधा है तो ये 1/4 होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। और ये भी क्या होगा, हमारे पास 1/4 हिस्सा हो जाएगा। मानते हुए इस चीज को भाई ध्यान समझना मेरी बात, 1/4 मतलब कहे कि मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि मैं आपको परसेंट में समझाना चाहूं तो ये पूरा चतुर्भुज अपने आप में कितना होगा, 100%। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आधा है मतलब 50%, और ये शेष कितना होगा, दोनों बचा हुआ ये 50% होगा। तो भाई आप कहोगे ये 25% होगा और ये भी 25% होगा, होगा कि नहीं होगा। आए भी समझ में। अब ध्यान समझना, दिख रहा है सबको, त्रिभुज डीसीएम का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीसीएम का क्षेत्रफल प्लस एबीएम का क्षेत्रफल है ना। डीसीएम और एबीएम का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधे से हमेशा अधिक होगा। आगे समझ में। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सबको दिखाई दे भाई। अब ध्यान से देखना क्या है, त्रिभुज डीसीएम, त्रिभुज डीसीएम मतलब कौन सा हिस्सा की बात कर रहा है, ये त्रिभुज डीसीएम ये वाला त्रिभुज है ना, और त्रिभुज एबीएम, एबीएम ये वाला त्रिभुज। तो मैंने कहा ये वाला 25% हिस्सा रखता है और ये वाला भी 25% हिस्सा रखता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा टोटल कितना रखेगा, 50% रखेगा। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे 25 + 25 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 50% के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान समझना, क्या बोला गया, क्षेत्रफल के आधे से हमेशा अधिक होता है बोला गया है। तो भाई ये आधे के बराबर है, क्या है, आधे के बराबर है, अधिक नहीं होता है ना, अधिक नहीं होता। इस कारण से हमारे पास दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो केवल पहला वाला कथन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। चाहो तो आप ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर ये सेम डिट्टो सवाल है, लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया है। ध्यान समझना, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी के समानांतर है। मान लीजिए एम जो है बीसी का मध्य बिंदु है। मैंने सिंपल ये खींच दिया इस प्रकार से। ध्यान समझना, ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया एबी सीडी, और जिसमें हमको पता है कि एबी और सीडी आपस में क्या है, पैरेलल है। और एम जो होगा उसका मध्य बिंदु है, बोल दिया गया है। एम जो है ये है ना, एम क्या है हमारे पास, यहाँ पर मध्य बिंदु है। एम क्या है हमारे लिए, ये मध्य बिंदु है। एम क्या है, मध्य बिंदु है। स्टेटमेंट के हिसाब से हमको इस प्रकार से क्या करना है, इसको मिलाना था। मैंने बताया कि भाई टोटल 100%। ध्यान समझना, त्रिभुज एडीएम का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज डीसीएम के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मैं बताया था कि भाई ये जो हाफ वाला पार्ट है ये मेरे 50% वेटेज रखेगा, बताया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो शेष बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये आपके लिए 25% रखेगा वेटेज, है ना। और ये वाला वेटेज, ये वाला एरिया भी कितना रखेगा, 25% का वेटेज रखेगा। क्लियर है, किसी भी चतुर्भुज के लिए हमेशा फॉलो कर लेना, काम करेगा भाई। अब ध्यान समझना, त्रिभुज एडीएम का क्षेत्रफल। अब एडीएम कौन सा भाई, एडीएम मतलब 50% वाला त्रिभुज एडीएम का क्षेत्रफल माइनस बोला गया है त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल, एबीएम ऊपर वाला, त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज डीसीएम के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बराबर कितना है, त्रिभुज डीसीएम। तो मैंने कहा एडीएम का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे एडीएम का क्षेत्रफल 50% है माइनस एबीएम का क्षेत्रफल 25 है। तो क्या हमको एडीसी डीसीएम का क्षेत्रफल, तो 50 में 25 घटाएंगे तो भाई बचेगा 25%, और यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों डीसीएम का क्षेत्रफल। तो इस आधार पर कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे बात करते हैं त्रिभुज एबीएम के क्षेत्रफल का आधा। अब एबीएम क्या है भाई, ऊपर वाले जो त्रिभुज है ये हमारे लिए एबीएम है ना, एबीएम। इसका आधा मतलब कितना, 12.5%। ध्यान समझना, आधा मतलब कितना हो जाएगा, 12.5%, है ना। हमेशा त्रिभुज डीसीएम कहाँ है, आधा समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का 1/8वें हिस्सा के बराबर है। तो मैंने कहा समलंब का टोटल क्षेत्रफल कितना था, 100% था। मैंने कहा कि आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12.5। ऊपर में लिख दिया मैंने 12.5, कितना परसेंट है वो देखना चाहता हूं। तो यदि आप काटोगे, यहां पर ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, तो आप कहोगे इसको 125 लिख देता हूं भाई, और यहां पर 100 के बाद दशमलव का 1 जीरो और बढ़ा दिया। अब यदि मैं काटूंगा मेरे प्यारे दोस्तों तो आप देख पाओगे 125 कम 125, 125 अट्ठे होता है 1000। तो क्या सही में 101/8वां हिस्सा मिला। तो इस हिसाब से हम कहेंगे दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही गजब का सवाल है,
बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है दोस्तों ये। ठीक है, क्या बोला गया है, यह देखते हुए कि पहले सवाल को बहुत केयरफुली पढ़ना है। क्या बोला गया है, यह देखते हुए कि एक बहुभुज के सभी कोण बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है। बहुभुज मतलब 3 से अधिक भुजाओं वाले, है ना, ऐसे आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, बहुभुज बोल सकते हैं ना। तो यहाँ देखते हुए कि एक बहुभुज के सभी कोण कैसे हैं, बराबर है, सभी कोण बराबर होने चाहिए और प्रत्येक कोण क्या दे दिया गया है, समकोण भी है बोला गया है। मतलब मैं समझ गया कि यदि प्रत्येक कोण समकोण होना है तो सिंपल सी बात है, या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा भाई, क्योंकि इसके प्रत्येक, है ना, क्या बोला गया, सभी कोण बराबर होना चाहिए, तो प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होना जरूरी है ना, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होगा और समकोण है बोला गया है। मतलब यही एक डेटा बच जाता है कि इस प्रकार के बहुभुज हम इसको या तो वर्ग बोल सकते हैं या आप कहोगे इसको हम आयत बोल सकते हैं। मानते इस चीज को, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुभुज की ठीक 4 भुजाएं हैं। तो मैंने कहा ये स्टेटमेंट के हिसाब से, कथन के हिसाब से मैं समझ गया कि भाई सिंपल सी बात है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए, है ना, और प्रत्येक कोण समकोण भी होना चाहिए, तो बराबर भी होने चाहिए और समकोण बोला गया है ना भाई। बराबर और समकोण मतलब सभी कोण 90-90 डिग्री, क्योंकि हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और ये तभी पॉसिबल है यदि सभी का मान 90-90 इस प्रकार से मैं क्या करूं, ऐड करता जाऊं, तभी मिलेगा। क्लियर है। तो मैं समझ गया इस प्रकार की आकृति या तो वर्ग पॉसिबल हो सकता है या तो आयत। तो आयत के कितने भुजाएं पॉसिबल हैं, तो मैं कहूंगा बहुभुज के फिर तो है ना 4 भुजाएं हैं और ये एकदम कथन पहला क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग 3n-8 समकोण के रूप में होता है बोला गया, तो ये गड़बड़ है। यदि मैं अंदर के सभी भुजाओं का योग निकालना चाहूं तो भुजाओं के योग का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है दोस्तों, है ना, आपको पता होगा, भुजाओं, है ना, का योग यदि हम बात करेंगे या कोणों का योग बोल सकते हैं, कितना होता है, तो n-2 इंटू कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर टोटल कितने भुजा है, n का मान यहाँ पर 4 है, तो आप कहोगे 4-2 गुणित कितना कर देंगे 180, 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 180 के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 360 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूं कि 3n-8 पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो हम कहेंगे कथन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे पास उपरोक्त कथनों के संबंध कथन सही उत्तर देना है। कथन 1 और कथन दोनों सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल गलत है भाई, कथन 2 तो हमारा गलत ही है ना। आगे बढ़ते हैं, कथन 1 और, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करते। दोनों कहां से कथन सही हो गया, हमारे पास तो केवल कथन 1 सही है, तो ये गलत हो जाएगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आपको हर एक सवालों को क्या करना है, डील करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन रेखाखंड के संबंध में सत्य है। अब आपको पता होना चाहिए एक रेखा और एक होता है रेखाखंड, है ना। रेखा या रेज बोल सकते हैं, किरण, किरण क्या होता है जो, है ना, किरण नहीं बोल सकते, है ना। रेखा मतलब क्या होता है, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक क्या होता है, जा सकता है। ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे, रेखा। ये हमारे पास, ये आगे भी अनंत तक जा सकता है और इस साइड भी, ये पीछे साइड भी अनंत तक जाता होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रेखा बोलेंगे। क्लियर है। रेखाखंड क्या होता है, जिसका एक निश्चित पॉइंट होता है, निश्चित हिस्सा होता है। मतलब मैं कहूंगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं ए और बी, मैंने फिक्स कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये होता है उस रेखा का हिस्सा है ना, उस रेखा का क्या है, हिस्सा है। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे इसी को हम बोलेंगे रेखाखंड। ध्यान समझना मेरी बात। अब बोला गया है इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। भाई रेखाखंड है तो रेखाखंड के संबंध में बोला गया इसका अंतिम बिंदु है ना, अंतिम बिंदु है, ए वाला और बी वाला इसका अंतिम बिंदु है, यहां पर नहीं होता बोला गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। इसे दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। यदि मैं रेखा को यदि कहूं, रेखा के संबंध में कहूं, ये तो सही है, लेकिन रेखाखंड के संबंध में ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि यदि मैं डेटा को फिक्स कर दिया कि ए से बी तक मान लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, है ना, बढ़ा रहा हूं तो फिर रेखा बन जाएगा। तो इस संदर्भ में दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। फिर इसकी लंबाई मापी जा सकती है, बिल्कुल भाई माप सकता हूं। यदि मैं कहूं कि ए से बी तक का इसका लेंथ है, तो कुछ तो इसका लेंथ होगा,
5 सेंटीमीटर 10, 500 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जितना आप माप लो, है ना, जितना आप फिक्स कर लो, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एकदम करेक्ट होगा। तो हम कहेंगे केवल तीसरा जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आज का लास्ट और बेहतरीन सवाल हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना। सही कथन का आपको चयन करके बताना था। यहां पर हमारे पास 3 कथन दिया गया है। त्रिभुज के कोणों के आंतरिक समद्विभाजक भाजकों के प्रतिच्छेदन को अंतः केंद्र बोलते हैं, बोला गया है। अब ये अंतः केंद्र क्या होता है, मैंने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। इस प्रकार से मैंने क्या कहा, ट्रायंगल बना लिया, ध्यान समझना, ट्रायंगल ABC, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। अब बोला गया है एक होता है कोण, है ना, के समद्वि, है ना, समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है भाई, कोणों को बराबर भागों में क्या करता है, बांटने वाला। तो मैंने कहा यदि कोण ए का एंगल बाइसेक्टर कहीं पर इस बिंदु पर आ जाएगा, जिसको मैंने कहा डी, यदि मान लो ये ए है तो आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, a/2, और ये आधा हिस्सा हो जाएगा कोण a/2। यदि पूरा कोण a माप का होगा, ध्यान समझना। यदि मैं कहूं कोण b माप के बारे में बात करें, कोण b की बात करें, तो ये इस प्रकार से मैंने कहा E बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यदि पूरा ये कोण b बना रहा होगा तो आधा हिस्सा जो होगा ये b/2 होगा, और आधा हिस्सा होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, b/2 होगा। आए भी समझ में। फिर मैं कहूं कोण C के बारे में यदि बोलना चाहूं तो कोण C भी इस प्रकार से बन सकता है, ऐसे, है ना, और ये F बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। तो आप कहोगे ये पूरा कोण C बना रहा होगा, तो ये आधा वाला C/2 और आधा वाला भी कितना होगा, C/2 होगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कोण एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटना। यदि कोण ए का मान 60 डिग्री होगा तो इसको 30-30 में बांट देगा। यदि कोण बी का मान 70 डिग्री होगा तो 35-35 में बांट देगा। कोण सी का मान 80 डिग्री होगा तो 40-40 डिग्री में बांट देगा। तो इस प्रकार से होता है। और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होते हैं, इसी को बोला जाता है हमारे पास क्या, अंतः केंद्र या इन सेंटर के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इन सेंटर बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, इसी को अंतः केंद्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अंतः। तीनों एंगल बाइसेक्टर या तीनों कोण समद्विभाजक के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, अंतः केंद्र। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब माध्यिका क्या होता है ना, तो केंद्रक माध्यिका क्या है भी हमारे पास, तो ध्यान समझना। ये मैंने क्या कर दिया, एक त्रिभुज बना लिया, और त्रिभुज ABC में मैं माध्यिका डालना चाहता हूं। माध्यिका क्या होता है, भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। याद रखना, कोण समद्विभाजक कोणों को बराबर बांटता है, और माध्यिका जो होता है भुजाओं को। जैसे मैंने कहा यदि यहाँ पर एक मैंने क्या डाल दिया, माध्यिका खींचना चाहूं, तो आप कहोगे ये जो माध्यिका होगा क्या हमारे पास A से D, ये क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बांटने का काम करेगा, है ना। माध्यिका क्या होता है, बिल्कुल मध्य हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, माध्यिका बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, माध्यिका होगा। मतलब जितना लेंथ का ये होगा, यदि मान लेते हैं ये B से D 100 होगा, तो आपके पास D से C का मान भी 100 हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से। तो यदि मान लो तीनों, है ना, वर्टेक्स से मान लो मैं 3 इस प्रकार से माध्यिका खींच लूं, तो 3 माध्यिका खींचने पर जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होते हैं, इसको बोला जाता है केंद्रक बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है, केंद्रक, या इसी को कई जगह गुरुत्व केंद्र के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल देते हैं, गुरुत्व केंद्र। और ये गुरुत्व केंद्र जो होता है, ये त्रिभुज को 6 इक्वल पार्ट में बांटता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बराबर भागों में क्या करता है, बांटने वाला काम करता है, बांटने का काम करता है। अब यदि मैं बात करूं कि जो आपके पास केंद्रक है, माध्यिका को बोला गया है, तो हमारे पास माध्यिका है ये AD, और ये हमारे पास उसका केंद्रक है। तो केंद्रक जो होता है ये एक भाग, अब देखो इसको कैसे समझोगे, तो इसको प्रूफ करके मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना, कभी मत भूलना, बता रहा हूं कैसे होगा। तो हम कहेंगे कि भाई किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल बेसमेंट पर डिपेंड करता है। यदि मैं केवल हाफ सेक्शन को बनाना चाहूं इस प्रकार से, ध्यान समझना, इस प्रकार से मैं बना दिया, और ये वाले हिस्सा को मैं इस प्रकार से रखना चाहता हूं। ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। इसको थोड़ा ऊपर ले जा, क्या इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान समझना, ताकि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ऐसे मैंने क्या बना लिया, एक हाफ सेक्शन का इस प्रकार से त्रिभुज क्या कर लिया, बना लिया इस प्रकार से। और ये वाला पार्ट मैं बनाऊंगा नहीं पूरा, मैंने कहा A,
बी और ये सी कहता हूँ, ये गड़बड़ हो गया, सी नहीं है, सी हमारे पास ये है और ये इंटरसेक्टर डी है। ठीक है, अब हमने देखें सेम इसी को लिखेंगे, एक आपके पास इस प्रकार से इंटरसेक्ट हुआ है और ये इस प्रकार से इंटरसेक्ट हुआ है। आगे बढ़ने पर ये आपको ऐसे दिखाई देगा और आगे बढ़ने पर ये ऐसे दिखाई देगा। आया समझ में? अब ये जो मध्य वाला बिंदु है, ये हमारे लिए गुरुत्व केंद्र है जी। अब हमने देखे कि इसका एरिया एक भाग, इसका एरिया एक भाग और इसका एरिया एक भाग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बेस क्या होगा? तो आप कहोगे यदि केंद्र है तो इसका केंद्र का बेस ये होगा और एक भाग है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? एक हो जाएगा। ध्यान समझना। फिर मैंने कहा इस बेस पर कितने ट्रायंगल? तो इस बेस पर ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो एक और एक कितना होगा? तो आप कहोगे दो हो गया। अब मैंने देखा कि जी जो होगा ये माध्यिका एडी को किस अनुपात में बांटेगा? तो आप कहोगे 2:1 में क्या करता है? बांटने का काम करते हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों के प्रतिच्छेदन को लंब केंद्र बोलते हैं। अब मान लेते हैं त्रिभुज हमने बना लिया इस प्रकार से, ध्यान समझना, एक त्रिभुज बना लिया है ना, और ऊंचाई को मतलब हाइट को मतलब 90 डिग्री का होना जरूरी है। इस प्रकार से 90 डिग्री का होना जरूरी है, इस प्रकार से ये 90 डिग्री का होना जरूरी है और इस प्रकार से 90 डिग्री का होना चाहिए है। और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं इसी को बोला जाता है लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो हमारे तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज के क्लास को देखे हैं और आज के क्लास में जितने भी मैं सवाल कराया हूँ सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड है। कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा क्या एनर्जी मिलते रहे। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।